पंख ही काफी नहीं अरमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव का फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्यूल सेल। फ्यूल सेल बोर्ड एग्जाम पर्पस के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो फ्यूल सेल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फ्यूल सेल में क्या होता है, एक टाइप का गैल्वेनिक सेल है जिसको डिजाइन किया जाता है, जिसमें हम लोग फॉसिल फ्यूल्स आप लोग जानते हैं, जितनी भी जीवाश्म ईंधन बोलते हैं हिंदी में, आप लोग बचपन में पढ़ के आए, जो फॉसिल फ्यूल्स होता है उसका कंबशन किया जाता है। कंबशन करने के दौरान यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो क्या होता है फ्यूल सेल, उसको देखेंगे। आप लोग हेडिंग डाल लें फ्यूल सेल, लिखना स्टार्ट करिए मेरे साथ। फ्यूल सेल, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल पढ़ के आए आप लोग पीछे। गैल्वेनिक सेल that are designed to convert the energy produced during combustion of fossil fuels such as hydrogen, methane, methyl alcohol जिसको मीथेनॉल भी बोलते हैं, ETC, डायरेक्टली into electrical energy, are called fuel cells, Galvanic cells that are designed to convert the energy produced during the combustion of fossil fuels। जब हम लोग fossil fuels का क्या कराते हैं, combustion कराते हैं, जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द combustion of fossil fuels, जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, मिथाइल अल्कोहल, इनका जब हम लोग combustion कराते हैं तो एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसी चीज को हम लोग इस टाइप के सेल को क्या कहते हैं, हम लोग फ्यूल सेल कहते हैं। अब देखें, जो एक टाइप का जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो फ्यूल सेल है जो अपने सिलेबस में है वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो यहां लिखना स्टार्ट करें। अगला पॉइंट लिखें, वन सच सेल which has been very successful is hydrogen oxygen fuel cell। ये हम लोगों को पढ़ना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इस सेल के बारे में थोड़ा सा और पॉइंट लिख सकते हैं। This cell was used as primary source of electrical energy on Apollo moon flights.
ध्यान रखना, दिस सेल वॉज यूज्ड एज प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन अपोलो मून फ्लाइट्स। एक पॉइंट और आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, जो ये 11 डेज के लिए स्पेस में जब हम लोग इसका यूज करते हैं फ्यूल के रूप में, तो ये 11 डेज के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है, जिसका वेट समथिंग अप्रॉक्सीमेटली 200 kg का लिया जाता है। तो 200 kg में ये आता है। अपोलो मून फ्लाइट्स के अंदर जो फ्यूल यूज करते हैं वो 11 डेज के लिए होता है, और उसकी का जो वेट होता है वो समथिंग अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोग्राम के होता है। तो आप इसको पॉइंट के रूप में ध्यान रखने के लिए केवल मैं बता रहा हूं। तो आप लिख सकते हैं द वेट ऑफ फ्यूल, द वेट ऑफ फ्यूल sufficient, the weight of fuel sufficient for 11 days। कितने डेज के लिए? 11 डेज in space, in space was approximately approximately कितना होता है? approximately 200 किलोग्राम। तो यहाँ पे मैंने अभी छोटी सी जानकारी दी है फ्यूल सेल के बारे में। तो मैंने बोला कि एक टाइप का गैल्वेनिक सेल्स दैट आर डिजाइंड टू कन्वर्ट द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज हाइड्रोजन और मीथेन, मिथाइल अल्कोहल एसेट्रा, directly converted into the electrical energy. That type cell are called fuel cells, and one such cell which has been very successful is known as hydrogen oxygen fuel cell. This cell was used as primary source of electrical energy on Apollo moon flights. The weight of fuel सफिशियंट फॉर 11 डेज। जो इसका वेट लिया जाता है वो कितना, स्पेस में जब हम इसको ले जाते हैं, किसी भी एरोस्पेस में आप जानते हैं यूज़ करते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, तो वो 200 किलोग्राम का फ्यूल इसमें सफिशियंट क्वांटिटी में होता है, जो कितने दिनों के लिए होता है? फॉर 11 डेज, सफिशियंट फॉर 11 डेज। तो ये छोटी सी जानकारी है। अब मैं इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ। आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये मेरे पास सेल को डिज़ाइन किया गया है, इसमें ये एक्वा सोल्यूशन लिया गया है, या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का या सोडियम हाइड्रोक्साइड का। एक्वा सोल्यूशन का क्या मतलब है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या तो वाटर लोगे या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लोगे। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करते हैं। किसका वर्क करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट का। तो यहाँ पे एक तरफ से आप देख रहे हो हाइड्रोजन गैस को हम भेजा जा रहा है, एक तरफ से ऑक्सीजन को गैस को भेजा जा रहा है, और ये जो होते हैं ये कार्बन पोरस इलेक्ट्रोड होते हैं। पोरस इलेक्ट्रोड का मतलब इनके अंदर छोटे ये छिद्रयुक्त होते हैं, होल टाइप के होते हैं, जहां से छनकर यहाँ से क्या जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन इधर की ओर अंदर जाता है इलेक्ट्रोलाइट में, और यहाँ से ऑक्सीजन जाती है। तो ये पोरस इलेक्ट्रोड होते हैं, पोरस कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं। एक एनोड का वर्क कर रहा है, दूसरा कैथोड का वर्क कर रहा है। ये टर्मिनल है नेगेटिव पॉजिटिव। प्लेट एनोड पॉजिटिव होती है, कैथोड नेगेटिव होती है, जानते हैं, पर गैल्वेनिक में अंदर पढ़ के आए थे। टर्मिनल वाइज यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो सीधी बात जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वहाँ पे ऑक्सीजन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो लूज लॉस, जहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है? एनोड पर होता है। ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट द एनोड। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे हमारे पास रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या? जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट द कैथोड। तो इन चीज़ों को हम लोग बारी बारी से इसको लिखते हैं। तो हमें जो हमारे सिलेबस में है वो कौन सा फ्यूल सेल है? हेडिंग डाल लें, हाइड्रोजन में यहाँ पे डाल दे रहा हूँ हेडिंग, आप यहाँ पे डालें हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इधर दिखना चाहिए बच्चों को, आप एक बार देख लें कैमरा पे। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का ये डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे हमें क्या क्या ध्यान रखना, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग लिखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ porous carbon electrodes containing
containing suitable catalyst, containing suitable catalysts। ये जो सुइटेबल कैटालिस्ट होते हैं ये फाइनली डिवाइडेड कैटालिस्ट लिए जाते हैं, तो आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं सच एज फाइनली डिवाइडेड कैटालिस्ट। जैसे हम लोग जानते हैं प्लेटिनम हुआ, पैलेडियम हुआ, निकेल हुआ, एसेट्रा। containing suitable catalyst such as finely divided catalyst platinum palladium for increasing the rate of electrode reactions। मैंने लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ अ पोरस इलेक्ट्रोड या पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड। ये कैसे होते हैं? कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं। पोरस का मतलब क्या? छिद्रयुक्त होते हैं, जहां से ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस अंदर इलेक्ट्रोलाइट में जा सके। तो इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में आते ही फिर ये क्या करता है? रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के दौरान वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। जो वाटर प्रोड्यूस होता है एक तो फ्यूल के रूप में हम भी इसका यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल। और आपको एक चीज बता दें कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ये स्पेस में वाटर भी यहां से, पीने वाला पानी भी यहां से ही इनका यूज कर लेते हैं। जो वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा उस वाटर का यहाँ पे जो ये यूज कर लेते हैं। साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं? किसी चीज़ को बर्बाद नहीं करते, तो क्या करते हैं? वहाँ से वो रिफाइनरी करके वाटर को अलग कर लेते। कई सारे केमिकल ऐसी फिनोमिना हैं, केमिकल प्रॉपर रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? वहाँ से पीने वाला ड्रिंकिंग वाटर का भी ये यूज करते हैं, जो पॉइंट मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी मैंने लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ पोरस इलेक्ट्रोड। ये पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड हैं जो कंटेनिंग करते हैं किसको? कैटालिस्ट को। कंटेनिंग कैटालिस्ट वो भी कैसे होते हैं? फाइनली डिवाइडेड कैटालिस्ट, प्लेटिनम और पैलेडियम, है ना। फॉर किसके लिए करते हैं? जिसके थ्रू उसका रेट इलेक्ट्रोड की जितनी केमिकल काइनेटिक्स, इसके अगले वाला चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जानेंगे, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। तो यहाँ पे जो कैटालिस्ट कंटेन कराए जाते हैं इलेक्ट्रोड पर, वो इसलिए कराए जाते हैं जिससे कि जो रेट है वो इंक्रीज हो जाए किसकी? इलेक्ट्रोड रिएक्शन की। ठीक है, जल्दी से ज़्यादा हमें जल्दी से रिएक्शन फास्ट करा बोल सकते हैं। उसकी रिएक्शन को क्या रेट क्या होता है? कंसंट्रेशन में जो चेंजमेंट होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हमने पहले पॉइंट में ये सीखा। दूसरा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पे लिख लो कि कंसंट्रेटेड KOH, यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं पॉइंट लिख रहा हूँ अगला, कंसंट्रेटेड KOH और NaOH सॉल्यूशन, KOH और NaOH सॉल्यूशन प्लेस्ड बिटवीन द, अब ये जो KOH और NaOH सॉल्यूशन है किसके बीच में प्लेस किया गया? दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में प्लेस किया गया। तो प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स विच इज एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट। प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स act as the electrolyte। तो ये किस तरीके से एक्ट करता है? एज अ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये चीज़ सीखे हम लोग कि यहाँ पे पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं जो कैथोड एनोड के रूप में जो इलेक्ट्रोड लिए, ये पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड हैं, कंटेन करते हैं कैटालिस्ट को, जिसके थ्रू हम रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन के रेट को हम क्या कर सकें? इंक्रीज कर सकें। और यहाँ पे जो कंसनट्रेटेड KOH सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन या सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेके चलते हैं, इसको प्लेस कराते हैं दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में। ठीक है, जो एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या करेगा? जब पोरस कार्बन के थ्रू अंदर की ओर जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में, तो यहाँ पे क्या होगा? सीधी सी बात है, पानी में गैस छोड़ोगे तो क्या होगी? पानी के अंदर जब गैस जाती है तो यहाँ पे बुलबुले बनते हैं, तो बबल्ड होते हैं थ्रू द पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड। और ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज are bubbled
through the porous electrode into the, मैंने क्या लिखा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज आर बबल्ड थ्रू द पोरस इलेक्ट्रोड इनटू द KOH और NaOH सॉल्यूशन, इनटू द KOH और NaOH सॉल्यूशन। इतना कंस्ट्रक्शन में बताया गया। ये फ्यूल सेल के बारे में एक बार फिर से समझ लें। मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, एक बार इधर देख लें। मैंने बताया जो फ्यूल सेल होता है वो एक टाइप का गैल्वेनिक सेल के रूप में इसको डिज़ाइन किया गया। गैल्वेनिक सेल में भी क्या क्या किया गया, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनका कम्बशन करके हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं। वो एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसको हम लोग फ्यूल सेल के रूप में जानते हैं। और जो फ्यूल सेल होता है उसमें सबसे सक्सेसफुल जो फ्यूल सेल है वो हमारे पास कौन सा है, जो अपने सिलेबस में भी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। और यहाँ पे एक चीज़ जो बताएगी कि ये जो सेल होता है वो प्राइमरी सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं कहाँ पे, अपोलो मून फ्लाइट्स में। और यहाँ पे इसका जो वेट लिया जाता है वो सफिशिएंट होता है 11 डेज के लिए, जो अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोग्राम का होता है। यहाँ पे हमने बोला कि इट कंसिस्ट ऑफ अ इलेक्ट्रोड, कार्बन, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड कंटेनिंग द फाइनली डिवाइडेड कैटालिस्ट प्लेटिनम और पैलेडियम फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन। किसको इंक्रीज कराने के लिए, इलेक्ट्रोड रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कराने के लिए कंटेन कराते हैं। पोरस इलेक्ट्रोड कार्बन क्या कंटेन करते हैं, फाइनली डिवाइडेड कैटालिस्ट को। और यहाँ उसके बाद मैंने बताया जो कंसंट्रेटेड KOH और NaOH होता है, ये प्लेस्ड होता है किसके बीच में, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, पोरस इलेक्ट्रोड के बीच में, विच एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट। एंड द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर बबल्ड थ्रू द पोरस इलेक्ट्रोड। पोरस इलेक्ट्रोड के थ्रू ये क्या जाते हैं जब अंदर की ओर, तो ये क्या करेंगे, इसमें बबल बनाएंगे। और बबल बनने के साथ साथ क्या करेगा, यहाँ पे ये किसके अंदर जाएंगे, इनटू द पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जितनी चीज़ आप लिख रहे हैं अगर आपके दिमाग में, तो उस चीज़ को आप अपने लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं। तो फिलहाल इतनी चीज़ आपने देखी, यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हुई। अब इसके अंदर कैसे रिएक्शन होता है, एनोड पे क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में कौन सी रिएक्शन यहाँ पे हम लोग यूज कराते हैं, कौन सी रिएक्शन होती हैं, तो फॉलोइंग इलेक्ट्रो रिएक्शन टेक्स प्लेस करके हम लोग लिखेंगे अभी। तो इसको आप एक बार देख लें, फिर मैं इसमें थोड़ा सी जगह चाहूँगा, है ना। आप लोग इसको देख लें एक बार। चलिए मैं रफ कर रहा हूँ। तो देखें यहाँ पे इसके बाद आप लोग फॉलोइंग लिखना स्टार्ट करें। फॉलोइंग इलेक्ट्रोड रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो एनोड और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी वो भी देखते हैं। एट एनोड, एनोड पे हम लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन होता है। कैसे क्या होगा, जब हाइड्रोजन गैस पोरस इलेक्ट्रोड से पास होके बबल बनाएगी तो इसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट या तो KOH लोगे या NaOH लोगे, दोनों में क्या होगा, OH माइनस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इसी तरीके से दिखाएंगे H2 की रिएक्शन जब OH माइनस, ये क्या है, गैसियस फेज में है, ये एक्वस फेज में है। तो यहाँ से हमें वाटर मिलेगा, H आयन और OH आयन से वाटर मिलेगा। यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2H2 का मतलब 4 हाइड्रोजन हो गए। तो एक H एक OH मिलकर वाटर बनाता है। तो यहाँ पे 4H2O मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है 4 हाइड्रोजन हैं। तो 4 हाइड्रोजन 4 OH के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, 4H2O। तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंसिंग के दौरान 4 नेगेटिव चार्ज, इधर 4 नेगेटिव चार्ज के लिए हमें ये लिक्विड फेज में होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेके चलेंगे। यहाँ पे कैथोड पर क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, जो हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, उधर से देखो कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ से ऑक्सीजन गैस आ रही है। तो ऑक्सीजन गैस जब है, ये O2 गैस है,
इसको जब हम लोग लेके आएंगे तो इसमें एक्वा सोल्यूशन में जो वाटर प्रेजेंट है उस वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, 2 ऑक्सीजन है, 2 यहाँ पे कर लो तो 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो गए और 4 हाइड्रोजन हो गए, तो ये क्या देंगे हम लोगों को 4OH माइनस, तो ये एक्वस है। बैलेंसिंग करेंगे, इधर 4 नेगेटिव इधर 4 नेगेटिव के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की बार इधर ऐड कर लिए। अब यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन जब देखेंगे तो यहाँ पे जब हम लोग ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन, तो नेट रिएक्शन क्या निकल के आएगी, नेट सेल रिएक्शन देखें, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ तो यहाँ पे अपने पास, और 4OH माइनस से 4OH माइनस कैंसिल हुआ तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 2H2 गैसियस प्लस O2 गैसियस गिव्स क्या देने वाले हैं, 4 वाटर इधर है और 2 वाटर इधर है, तो वाटर को जिधर ज़्यादा उधर की तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो 2 वाटर उधर की तरफ जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, 4 वाटर में से 2 वाटर माइनस के, भाई इधर ये प्लस में है, प्लस का 2 वाटर इधर की तरफ जाएगा तो 4 वाटर माइनस 2 वाटर, तो यहाँ पे कितना बचेगा, रिमेनिंग 2 वाटर, ये लिक्विड है। तो यहाँ पे जो वाटर आपको प्राप्त हुआ, तो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, एस्ट्रोनॉट यूज दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, ठीक है। तो ये चीज़ अपने पास हो गई। अब इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और ध्यान रख लें, एडवांटेज इसके क्या हैं, एडवांटेज को देख लें एक नज़र में हम लोग जल्दी से, जो हमें ऑप्शनल क्वेश्चन के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो इसकी जानकारी में थोड़ी सी और समझ लें, जो गैसियस मटेरियल होता है ये लगातार कंज्यूम होता है, गैसियस मटेरियल H2 और O2 लगातार यहाँ से जब तक हम सप्लाई देते रहेंगे, लगातार सप्लाई देते रहेंगे कंटिन्यूसली, तो ये क्या होगा, कंज्यूम होगा, और कंज्यूम होता रहेगा तब तक यहाँ पे फ्यूल बनता रहेगा। तो अगर जब हम इसको कंज्यूम कराना रोक देंगे या इसको हम कंटिन्यूसली सप्लाई करना इसकी रोक देंगे, वहाँ पर ये रुक जाएगा। तो यहाँ पे सबसे खास बात है ये डेड तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम इसको कॉन्टिन्यूसली सप्लाई करना बंद ना कर दें। तो वही चीज़ हम लोग लिख लें यहाँ पे, 10 गैसियस मटेरियल consumed continuously supplied because of the continuous supply such cell never become dead। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब तक हम लगातार कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहेंगे, लगातार सप्लाई देते रहेंगे, कंज्यूम होता रहेगा तो फ्यूल बनता रहेगा। तो यहाँ पे जब तक कि हम इसको कंज्यूम कराते रहेंगे तब तक कि ये डेड नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, जब हमें इसको रोकना हो, इसका काम ईंधन को हमें यूज नहीं करना है, तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ही सबसे अच्छी बात है कि सेल नेवर बिकम्स डेड, क्योंकि यहाँ पे जो गैसेस कंज्यूम होता रहा, गैसेस मटेरियल ऑलवेज कैसा होता है, कंटिन्यूसली कंज्यूम होता रहता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज़ और, अगला पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो, सच आ सेल इज usually operated किस टेम्परेचर पे होता है, एट आ टेम्परेचर ऑफ 70 to 140 डिग्री सेल्सियस। 70 से 140 डिग्री सेल्सियस पर ये सेल ऑपरेट होता रहता है। ये रेंज ऑफ टेम्परेचर है। और एक चीज, एंड कितना पोटेंशियल गिव करता है, एंड गिव्स आ पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल कितना होता है इसका, गिव्स आ पोटेंशियल अबाउट 0.9 वोल्ट। ध्यान रखना इस चीज़ को, 0.9 वोल्ट, और इतना इसका टेम्परेचर पे ये ऑपरेट होता है। और जब तक हम गैसेस मटेरियल को कंज्यूम कराते रहेंगे, कंटिन्यूसली सप्लाई देते रहेंगे, तो सप्लाई देने से ही सेल
नेवर बिकम्स डेड। पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा सेल है जिसमें जो डेड नहीं होता है, तो आप बोलेंगे H2O2 फ्यूल सेल। कब तक नहीं डेड हो सकता? जब तक कि हम H2O2 जो गैसेस मटेरियल उनको कंज्यूम कराना बंद ना करें। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, केवल थोड़ा सा जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे हमारे पास जो एक और एडवांटेज हो सकता है, अनदर एडवांटेज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अनदर सबसे अच्छा जो एडवांटेज इसका है सेल का, वो क्या है? अनदर एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल क्या होता है? इज दैट दे डू नॉट कॉज ऑफ पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन का कारण नहीं बनता है, पॉल्यूशन फ्री फ्यूल सेल होता है। कैसा होता है? ये पॉल्यूशन फ्री होता है। कैसा होता है? पॉल्यूशन फ्री। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि थ्योरेटिकली ये बात बताई जाती है, थ्योरेटिकली मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, जो इसका इफ़िशियंसी होती है ये अच्छी होती है। थ्योरेटिकली जो ईटा का मतलब इफ़िशियंसी ऑफ फ्यूल सेल, इफ़िशियंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इफ़िशियंसी आगे पढ़ेंगे, वो थ्योरेटिकली 100% मानी जाती है, बट प्रैक्टिकली इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 60 to 70% की होती है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना, कंपटीशन में काम की बातें हैं। थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली क्या होती है इसकी इफिशियंसी। तो आज हमने फ्यूल सेल देखा, जिसमें अभी हमने रिएक्शन बताया कि एनोड पर और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है। और जो ये वाटर होता है, इस वाटर को एस्ट्रोनॉट क्या करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के रूप में, ड्रिंकिंग पर्पज़ के रूप में भी यूज़ कर लेते हैं। कई सारे ऐसे सेपरेशन मेथड्स होते हैं जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से वाटर को पीने लायक भी यूज़ कर लेते हैं। तो पीने उसके बाद हमने बताया जो गैसेस मटेरियल जिसमें होता है कंटिन्यूसली क्या किया जाए, कंज्यूम होता रहता है। इसमें जब तक हम सप्लाई करते रहेंगे तब तक कि सेल डेड नहीं हो सकता है। और इसमें खास बात क्या है कि ये सेल जो होता है यूजली ऑपरेट होता है 70 to 140 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो पोटेंशियल यहाँ से प्रोड्यूस करता है, पोटेंशियल कितना देता है, गिव्स अ पोटेंशियल ऑफ 0.9 वोल्ट। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, अनदर एडवांटेज इसका ये कि पॉल्यूशन फ्री होता है। वैसे प्रैक्टिकली जो होता है वो 60 to 70% इसकी इफिशियंसी होती है फ्यूल की, और थ्योरेटिकली इसको 100% लोग समझते हैं। थ्योरेटिकली कितना बताया गया कि 100% इफिशियंसी होती है, मतलब बेस्ट फ्यूल बताया गया, अच्छा फ्यूल होता है। अच्छा फ्यूल वो होता है जो पूर्ण रूप से अपना 100% क्या हो जाए, कंबसन हो सके जिसका, ठीक है। तो थ्योरेटिकली भी आपको ध्यान रखना हो, प्रैक्टिकली अभी इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल कैसे निकालते हैं, जिसको हम लोग कहाँ पे सीखेंगे। आपने सीखा है एफिशिएंसी के बारे में ऑफ फ्यूल सेल जब आपने पढ़ा था ईटा, जब हमने थर्मोडायनेमिक्स में देखा था, एक जगह एक पॉइंट लिखा था नोट में, तो थर्मोडायनेमिक्स में भी देखने को मिल सकता है एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लें। तो उम्मीद है कि आपने ये चीज़ पूर्ण रूप से सीखी। और वैसे भी अगर आप डेल्टा जी इफिशियंसी आप कैलकुलेट करना चाहें, जो बच्चे समझ रहे हैं कि हम थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे, तो यहाँ पे इफिशियंसी का आपको मैंने बताया था डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एस, ये इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। परसेंटेज निकालते हैं तो इंटू 100 कर लेते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर लेते हैं। डेल्टा जी यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होता है, डेल्टा एच आपका क्या होता है, एंथैल्पी चेंज होता है। तो इस रूप आपने देखा फ्यूल सेल को। तो फ्यूल सेल में हमें कितनी बातें ध्यान रखनी, एक बार जल्दी से बता दें मेरे को। पहली चीज़ हमें पेपर के लिए ध्यान रखना कि फ्यूल सेल की मैकेनिज्म, एनोड कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है। एनोड पर रिएक्शन क्या होती है, 2H2, और यहाँ पे क्या लेके चलते हैं 4OH- और यहाँ से हमें मिलता है 4 वाटर। और यहाँ पे कैथोड पर क्या होता है, एनोड पर देखो H2 लिया गया है, तो H2 क्या करता है, इस OH- से करके वाटर लेता है, और O2 जब आता है तो उसमें वाटर से रिएक्ट करके ये 4OH देता है, जिससे OH कैंसिल हो जाते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं। बाद में H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 मिलकर हमें ट्वाइस वाटर मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको देखा। और हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो ये एक टाइप का गैल्वेनिक सेल होता है, जिसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि यहाँ पे जो
एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किसके दौरान होती है, जब फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग क्या करते हैं, कंबशन कराते हैं। फॉसिल फ्यूल्स को जैसे ही आप कंबशन कराएंगे तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसको हम लोग फ्यूल सेल के रूप में देखते हैं। फ्यूल सेल में बाद बाकी आपको कुछ इतनी जानकारी ध्यान नहीं रखनी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है इसका कंस्ट्रक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि ये कंसिस्ट करता है दो पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड। पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं वो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं फाइनली डिवाइडेड कैटालिस्ट को, जिसके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रोड की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और इलेक्ट्रोड की रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होने के साथ साथ इसमें दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में प्लेस किया जाता है किसको, इलेक्ट्रोलाइट को। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी लेके चल सकते हैं या किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी लेके चलते हैं। वो भी एक्वा सोल्यूशन होता है, मतलब वहाँ पे वाटर एज अ सॉल्वेंट के रूप में वर्क करता है। इस तरीके से हमने इसके कंस्ट्रक्शन को पढ़ लिया। अब इसके बाद हमने देखा इसमें कुछ पॉइंट, उसके बाद एडवांटेज में आप बोल सकते हैं ये पॉल्यूशन फ्री होता है, इसकी इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है, और जिसको थियोरेटिकली हम लोग जानते हैं 60 to 70% होती है और प्रैक्टिकली 100% इफिशियंसी बताई जाती है। इफिशियंसी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एस के थ्रू, परसेंटेज निकालना इनटू 100 कर देंगे। और इसमें बता सकते हो क्या कि ये एरो स्पेस में जो मून फ्लाइट होती हैं जो स्पेस में, उनमें ये फ्यूल के रूप में, इसमें एरो स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो फ्यूल के रूप में हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं जितनी फ्लाइट्स वगैरह होती हैं, ठीक है। मून फ्लाइट्स में हम लोग मून फ्लाइट्स में इसका यूज़ करते हैं, जो कितना वेट इसका लेके जा सकते हैं वहाँ पे 200 किलोग्राम के अप्रॉक्सीमेट लेके जा सकते हैं, जो सफिशिएंट होता है 11 डेज के लिए, ठीक है। और ये एक टाइप का प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का, प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। इस तरीके से हम लोग इन पॉइंट्स को ध्यान रख सकते हैं और इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं। बाद बाकी पोटेंशियल भी ध्यान रख लो 0.9 और किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ऑपरेट होता है 70 to 140 डिग्री सेल्सियस। बाद बाकी आप जानते हैं कंटिन्यूसली कंज्यूम कराते रहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब तक हम सप्लाई देते रहेंगे तब तक ये डेड होने के इसके कोई चांस नहीं है। और क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री है तो ये सबसे बेस्ट फ्यूल सेल होता है, मतलब सबसे अच्छा सेल होता है। गॉट इट। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और इसके बाद आप लोग देखेंगे कोरिजन के बारे में, उसकी मैकेनिज्म के बारे में, और फिर हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स की स्टार्टिंग करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।